हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने केमिस्ट्री मॉडल पेपर फर्स्ट में पार्ट ए को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम देखेंगे पार्ट बी के क्वेश्चंस। इस क्लास में हम पार्ट बी के पार्ट बी के अंदर आपके क्या होता है, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक यूनिट से 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी इसके जो और में क्वेश्चन होगा, जो ऑप्शन में क्वेश्चन होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 5 यूनिट के जो ऑप्शन में क्वेश्चन बनते हैं उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। इस क्लास के अंदर अब फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है फर्स्ट यूनिट से, वो है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर के मूलभूत लक्षणों को समझाइए। यानी जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस फर्स्ट यूनिट उसके अंदर आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में फर्स्टली क्वेश्चन बनता है कि स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, उस स्पेक्ट्रोमीटर के मूलभूत लक्षण यानी उसके जो भाग होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के, उनके लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फर्स्ट यूनिट से स्पेक्ट्रोमीटर। फर्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन का जब आंसर आप लिखोगे तो फर्स्टली आपका आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है, फर्स्टली आपको उसका क्या लिखनी है, परिभाषा। यानी फर्स्टली ये होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोमीटर है क्या। उसके बाद आता है कि स्पेक्ट्रोमीटर के प्रकार कितने प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। और लास्ट में आप पॉइंट डाल सकते हो कि स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उनके कौन कौन से भाग होते हैं, और उनके बारे में आप एक्सप्लेन करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग होनी चाहिए। यानी परिभाषा से अगर बात करें तो परिभाषा में क्या लिखा जाएगा, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, किसी भी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणें किसी सैंपल में से गुजारी जाती हैं, उन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की क्षमता का जो मापन करता है, उन उपकरण को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की क्षमता को या तीव्रता को मापता है, उन उपकरण को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। उसके बाद अगर प्रकार की बात करें तो स्पेक्ट्रोमीटर मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर और एक होता है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर। यानी एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर और एक कौन सा होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर। 2 प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर से अवशोषण स्पेक्ट्रम मिलते हैं और यहाँ पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद तो कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इसका विकिरण स्रोत। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, विकिरण स्रोत। सेकेंड होता है विकिरण स्रोत के बाद कोष्ठिका या ये कहे दर्पण। पहले होता है दर्पण और मिरर के बाद आता है कोष्ठिका या शैल या कोशिका। नेक्स्ट होता है कोष्ठिका के बाद जो विकिरण होती हैं वो जाती हैं प्रिज्म के अंदर, और ये प्रिज्म होता है रोटेटिंग प्रिज्म। और प्रिज्म से विकिरणें कहाँ जाती हैं, प्रिज्म से निकलकर विकिरणें डिटेक्टर में डिटेक्ट होती है और उसके बाद हमारा रिकॉर्डर इस विकिरण को रिकॉर्ड करता है। तो इस तरह से ये जो 6 पार्ट होते हैं, ये होते हैं इसके स्पेक्ट्रोमीटर के। यानी ये सारे उपकरण जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर कहलाते हैं। अब इसको हम अगर डायग्राम्स के थ्रू समझे तो हमारा यानी क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होगी, आपकी जो आंसर की फ्रेमिंग होगी, उसमें भाग लिखोगे और उसके बाद उस पूरे जो आपने डायग्राम जो बनाओ उस पूरे भाग को आप स्पेक्ट्रोमीटर के भाग को आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। डायग्राम किस तरह से होता है, ये हो गया हमारा विकिरण स्रोत। विकिरण स्रोत से विकिरण कहाँ जाती है, एक दर्पण लगा होता है। ये दर्पण क्या करता है, विकिरण को परावर्तित करने का काम करता है। कोशिका में आती है और कोशिका से विकिरण फर्दर एक यहाँ पर एक मिरर होता है और यहाँ पर भी एक इस तरह से मिरर लगा होता है और यहाँ पर हमारा रोटेटिंग प्रिज्म होता है और रोटेटिंग प्रिज्म से विकिरण जाती है डिटेक्टर में और डिटेक्टर से विकिरण कहाँ जाती है,
यहाँ पर हमारा अभिलेखनी या अभिलेखी या हम कहे रिकॉर्डर होता है, और रिकॉर्डर में इस तरह का हमें ग्राफ में देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया विकिरण स्रोत या सोर्स, विकिरण स्रोत। इसके बाद ये हो जाता है हमारा दर्पण, और ये होती है कोष्टिका, और ये भी होता है दर्पण। इसके बाद ये दर्पण हो गया, और ये हो गया हमारा रोटेटिंग प्रिज्म, घुमावदार प्रिज्म। उसके बाद ये हो गया हमारा डिटेक्टर, और ये होता है रिकॉर्डर। विकिरण जो होती है, विकिरण स्रोत से विकिरण प्रिज्म, यहाँ पर दर्पण लगा होता है, उस दर्पण पर आपतित होती है, और दर्पण इन विकिरण को आपतित करता है किसके अंदर, कोशिका में। और ये कोशिका क्या करती है, इन विकिरणों को कोशिका के अंदर। अब देखो विकिरण स्रोत का काम क्या होता है, विकिरणों को सचेत करने का काम होता है, यानी ये उपयुक्त प्रकाश या उपयुक्त तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को सैंपल में क्या करता है, आपतित करवाता है। तो यहाँ पर विकिरण जो स्रोत होता है वो क्योंकि हम भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूवी वेव्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोवेव्स का एब्जॉर्प्शन होता है। कहीं पर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस तरह से यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी में भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती हैं, विकिरणों का अवशोषण होता है, और इसी विकिरणों के अवशोषण के आधार पर इन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नामकरण भी अलग अलग किया गया, जिनमें यूवी और विजिबल का पराबैंगनी और दृश्य तरंगों का अवशोषण होता है, उसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जहाँ यूवी और दृश्य तरंगों का अवशोषण होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें माइक्रोवेव, जहाँ पर घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म तरंगों के अवशोषण से घूर्णन ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। और कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है यहाँ पर, और अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि कंपन कहने का रीजन ये है क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशनल हमें ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। इस तरह से यूवी स्पेक्ट्रो, अब अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग वेव्स यूज हो रही है, तो वेव्स के आधार पर विकिरण स्रोत का उपयोग भी अलग अलग होता है। अब अगर आप कौन सी विकिरण आईआर का उपयोग कर रहे हो, तो ग्लोबल जो होता है, ग्लोबल विकिरण स्रोत का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग कर रहे हो, तो पराबैंगनी विकिरणों के उपयोग करने पर ड्यूटेरियम जो होता है, ड्यूटेरियम का विकिरण स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी तरह से दृश्य तरंगों का उपयोग करने पर भी अलग अलग प्रकार के विकिरण स्रोत का उपयोग, तो यानी अलग अलग विकिरण स्रोत होने पर अलग अलग प्रकार के क्या किए जाते हैं, विकिरण स्रोत का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद बात करें हमारा कोष्टिका, तो कोष्टिका जो होती है, कोष्टिका का मेन काम होता है, इसमें जो आपको सैंपल दिया है, जिसका आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, उसको रखा जाता है, और उसको एक विलायक के रूप में रखा जाता है, यानी ठोस अवस्था में नहीं रखते, इसको किस में रखा जाता है, विलायक के रूप में रखा जाता है, विलयन के रूप में लेते हैं। और विलयन के रूप में लेने के लिए इसको विलय, जो पदार्थ आपको जो पदार्थ दिया हुआ है उसका विलाय किसी विलायक में मिलाकर उसका विलयन बनाया जाता है, और विलयन में बनाकर हम इसको सैंपल ट्यूब में भरते हैं, और सैंपल ट्यूब के अंदर इससे क्या करते हैं, हम इसका स्पेक्ट्रम फाइंड करते हैं। अब कोष्टिका जो होती है, ये कोष्टिका जिसकी बनी होती है, उसके अंदर भी फिर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है कि इस कोष्टिका को भी इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो विकिरणें आ रही हैं, ये जिस पदार्थ की बनी हुई हैं, वह पदार्थ उस विकिरण को अवशोषित ना करे। तो अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार की, जैसे अवरक्त, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग कर रहे हो, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी आप आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाहते हो, आईआर विकिरणों का अवशोषण करवा रहे हो, तो यहाँ पर जो कोष्टिका बनाई जाती है वो हैलाइड की बनाई जाती है। और अगर आपको यहाँ पर कौन सा
अगर दृश्य तरंगों का उपयोग किया जा रहा है तो उसके लिए जो कांच की कोशिका बनाई जाती है, कांच, और अगर पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग किया जाता है तो अल्ट्रावायलेट के लिए क्वार्ट्ज की कोशिका बनाई जाती है। अब क्वार्ट्ज और कांच और इनका उपयोग करने का रीजन, यानी कि ये जो कांच होता है वो दृश्य तरंगों को अवशोषित नहीं करता है, जो क्वार्ट्ज होता है वो यूवी वेव्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अवरक्त तरंगे जो होती है, यानी जो अवरक्त तरंगे होती हैं आईआर जो होती है, क्वार्ट्ज और कांच जो होता है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है आईआर को। साथ ही एक चीज और है कि जो अवरक्त तरंगे होती हैं, अवरक्त तरंगे जो है उनको जल एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप किसी कंपाउंड का, किसी यौगिक या किसी पदार्थ का आपको स्पेक्ट्रम निकालना है तो आप उसके लिए विलायक के रूप में जल का उपयोग, अवरक्त स्पेक्ट्रम के लिए निकाल रहे हो तो जल का उपयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आपको जो विलायक लोगे उसका भी चयन इस प्रकार से करना है कि ये विकिरणें जो होती हैं ये उस विलायक के द्वारा अवशोषित ना हो। तो जल क्या कर लेता है, आईआर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए विलायक के रूप में जल का उपयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ जल के स्थान पर CH2 या CCl4 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करें हम दर्पण, और इसके बाद हमारा बात आता है प्रिज्म। तो दर्पण का काम होता है जो आपतित विकिरण होती है उसको परावर्तित करने का, यानी कहाँ तक पहुंचाने का, कोशिका तक पहुंचाने को जो प्रिज्म है उनका पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट बात आती है प्रिज्म। ये प्रिज्म रोटेटिंग प्रिज्म होता है। इसका कार्य होता है जो ये तरंगे आ रही है इनको भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों में विभाजित करने का, ये भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों में तरंगों को विभाजित कर देता है या आवृत्ति में विभाजित कर देता है। उसके बाद प्रिज्म क्या करता है, जो प्राप्त विकिरण है उसको डिटेक्टर में भेजता है और डिटेक्टर विकिरणों की तीव्रता का मापन करता है और विकिरणों की तीव्रता को मापकर ये क्या कहाँ भेजी जाती है, विकिरणें रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होती है और रिकॉर्डर के अंदर एक पैन लगा होता है, एक अभिलेखनी होती है और अभिलेखनी के साथ एक अभिलेखनी पत्र भी होता है और इस अभिलेखनी पत्र पर एक लेखनी यानी पेन से एक ग्राफ प्लॉट होता है और ग्राफ जो प्लॉट होता है वो विकिरण की तीव्रता के आधार पर ये पिक हमें इस तरह के मिलते हैं। और ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ को क्या कहते हो, आलेख को क्या कहते हो, स्पेक्ट्रम कहते हैं और ये स्पेक्ट्रम के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है इसके थ्रू हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, जो विकिरणें होती है, विद्युत चुम्बकीय विकिरणें होती है, उनके मापन के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उन उपकरण को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृढ़ घूर्णक के लिए, दृढ़ घूर्णक के रूप में एक द्विपरमाणु अणु के लिए ऊर्जा स्तर और वर्ण नियम की गणना कीजिए। तो एक दृढ़ घूर्णक जो होता है, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है सेकंड यूनिट से, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो एक द्विपरमाणविक अणु होता है उसको अगर हम दृढ़ घूर्णक माने तो दृढ़ घूर्णक मानने पर उसके लिए जो श्रोडिंगर समीकरण दी गई ऊर्जा के लिए, वो श्रोडिंगर समीकरण हमारे पास कुछ इस प्रकार की होती है, EJ = h²/8π² IJJ+1 जूल। और अब यहाँ पर अगर E को हम वेव नंबर की फॉर्म में ले तो यहाँ पर E बराबर होता है hν और ν बराबर होता है c/λ और अगर 1/λ होता है वेव नंबर। अब यहाँ से E क्या आ गया, hc वेव नंबर, और फिर वेव नंबर अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E/hc। यानी अगर वेव नंबर में लेने के लिए यानी जूल से आपको अगर एनर्जी वेव नंबर यानी सेंटीमीटर इनवर्स में लेना है तो यहाँ से हमारे पास EJ हम क्या रख देंगे, वेव नंबर क्या हो गया, EJ। तो EJ अगर लिखेंगे तो यहाँ पर वेव नंबर को लिखना है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, hc आ जाएगा और यहाँ पर h²/8π² श्रोडिंगर समीकरण J+1 होता है।
और ये हो गया यहाँ से एक एच और एक एच कैंसिल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर वेव नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अब अगर इसको ई जे को ई ना लिखकर वेव नंबर की फॉर्म में लिखिए तो ये वाला सी जो है इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा एच अपॉन ए पाई स्क्वायर आई सी और जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। जो जूल में था वो उसको हमने सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी इज इक्वल टू होता है b और b क्या होता है घूर्णन स्थिरांक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की जगह अगर b लिखा जाए तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम अगर ऊर्जा स्तर की बात करें तो यहाँ पर माना कि जो एनर्जी लेवल यानी जो हमारा एनर्जी लेवल 0 और हो गया ये एनर्जी लेवल J इज इक्वल टू 0 हो गया, J इज इक्वल टू 1 हो गया और ये J इज इक्वल टू 3 हो गया 2 हो गया। इलेक्ट्रॉन या जो अणु है J 0 से ट्रांसमिट होता है J 1 में। तो यहाँ पर वेव नंबर अगर हमें डेल्टा वी निकालना है, वी बार निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to 1। इसका मतलब ये हो गया J इज इक्वल टू 1 माइनस 0 यानी J की वैल्यू अगर 1 रखें और J की वैल्यू अगर 0 से 1 में ट्रांसमिट हो रहा है तो हमें डेल्टा वी अगर डेल्टा न्यू बार निकालना है तो J इज इक्वल टू J1 माइनस J0 होगा। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुटअप करें यानी J इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसको अगर सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब डेल्टा वी फाइंड करना है तो डेल्टा वी फाइंड करने के लिए 0 to 1 हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B J प्लस J की जगह हमने 1 लिख दिया क्योंकि 1 माइनस 0 होगा और ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस B 0 प्लस 1 और सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ से ये तो कम्प्लीटली क्वेश्चन हो गया 0 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और इसको लिख सकते हैं b तो यहाँ पर हो जाएगा 2b सेंटीमीटर इनवर्स। तो v डेल्टा v से 0 1 में जा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा यानी फर्स्ट स्पेक्ट्रमी लाइन हमारे 2b मिलेगी। सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ J1 की जगह J0 1 2 कहाँ जा रहा है 2 में यानी 1 से ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पर ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रम और यहाँ पर 0 से 1 अब 1 से कहाँ आ रहा 0 में ये हो गया 0 ये हो गया 1 ये 2 3 और 4 यहाँ पर 1 से कहाँ ट्रांसमिट होता है 2 में तो J इज इक्वल टू 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे J1 2 माइनस J1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा V डेल्टा न्यू बार निकालने के लिए 1 यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू B J की जगह हम क्या रख देंगे फर्स्ट में क्या रखना है 2 तो ये 2 माइनस प्लस 1 और माइनस B 1 और 1 प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा 6b इज इक्वल टू न्यू 1 2 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2b तो 2b माइनस 6b क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4b सेंटीमीटर इनवर्स। यानी हमारी सेकेंड जो स्पेक्ट्रमी लाइन मिल रही है वो 4b मिल रही है इस तरह से। अब अगर हम थर्ड निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा J इज इक्वल टू अब यहाँ से 2 से कहाँ जा रहा है ट्रांसमिट हो रहा है 3 के अंदर 2 से 3 में अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो 2 से 3 में ट्रांसमिट होने पर यानी 2 to 3 में अगर ट्रांसमिट होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से 3 माइनस
2 होगा, यानी एक बार जे की वैल्यू 3 और एक में जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ से अब यहाँ वैल्यू पुटअप करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू बार डेल्टा न्यू बार 2 टू 3। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो आती है बी 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 बी 2 प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ से हो जाएगा 4 और 12 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर क्या आया था 6b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा v 2 टू 3 डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा 6b सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से हमारे पास ये थर्ड लाइन, और अलग अलग नंबर रखने पर अगर हम यहाँ से एक यहाँ पर ये हमारे पास अलग अलग लाइंस मिलती हैं। स्पेक्ट्रमी लाइन की वैल्यू फाइंड होती है जब आप 0 से कहाँ जा रहे हो 1 में, तो यहाँ पर 2b सेंटीमीटर इनवर्स और यहाँ इसके लिए 4b सेंटीमीटर इनवर्स, इसके लिए 6b सेंटीमीटर इनवर्स। और इस तरह से हम अगर आगे से आगे देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगी 6 से 8b सेंटीमीटर इनवर्स और यहाँ पर हमें मिल जाएगी 10b सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप अपर ऊर्जा लेवल की बात करते हुए, यानी जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है 1 से 2, 2 में 2 से 3, 3 से 2, तो स्पेक्ट्रमी लाइन जो बन रही है उसकी तीव्रता जो है, यानी स्पेक्ट्रमी लाइन जो मिल रही है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। और अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्पेक्ट्रम हमें मिला है, यहाँ पर अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये जो घूर्णन ऊर्जा स्तर जो हमें मिलते हैं तो इस प्रकार के मिलते हैं। एक दृढ़ घूर्णक के लिए 2b सेंटीमीटर इनवर्स 1, 4b सेंटीमीटर इनवर्स, 6b सेंटीमीटर इनवर्स और 8b सेंटीमीटर इनवर्स और 10b सेंटीमीटर इनवर्स। यानी जब कोई अणु जो है 2b 0 से ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2 3 4, 0 to 1 में ट्रांसमिट होता है और 1 to 2 में, 2 to 3 में और 3 से 4 में ट्रांसमिट। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल गैप है यहाँ पर हम देखें तो 2 से 4 में, यानी 2b का अंतर 2 माइनस 4 माइनस 2 6 माइनस 4 8 माइनस 6 10 माइनस 8। तो ये जो अंतर आ रहा है ये हमारा स्थिर है, कितना है 2b 2b 2b। यानी एक घूर्णन ऊर्जा स्तर के लिए दृढ़, अगर द्विपरमाणुक अणु को क्या माना जाए, एक दृढ़ घूर्णक माना जाए, तो दृढ़ घूर्णक मानने पर इसके लिए जो घूर्णन ऊर्जा स्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं उस घूर्णन ऊर्जा स्तर के अंदर जो दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो दृढ़ घूर्णक के लिए कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। तो ये इस तरह के हमारे पास ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वर्ण नियम की, तो वर्ण नियम जो है एक घूर्णन ऊर्जा स्तर के लिए दृढ़ घूर्णक के लिए जो वर्ण नियम कहता है कि इस प्रकार सिलेक्शन रूल का मतलब है कि किस प्रकार के ट्रांजिशन जो है कोई भी अणु जो है वो प्रदर्शित करेगा। तो घूर्णन ऊर्जा स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस अगर 1 प्राप्त होता है यदि, तो इस प्रकार का ट्रांजिशन ही संभव है। यानी इस प्रकार का ट्रांजिशन तो क्या होता है, अनुमत होता है। और यदि डेल्टा जे की वैल्यू आप +-2 +-3 प्राप्त होती है तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है वो वर्जित होता है, फॉरबिडन होता है। यानी घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पहले अणु 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में ट्रांसमिट हो सकता है। या ये नहीं होगा कि आप इसको एनर्जी दे रहे हो और एक्स्ट्रा अमाउंट में आपने एनर्जी दे दी तो एक्स्ट्रा अमाउंट में ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये 0 से सीधा 2 में या 2 से सीधा 6 में या 4 में ट्रांसमिट हो जाए। नहीं, इस प्रकार का ट्रांजिशन वर्जित होता है, फॉरबिडन होता है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किस प्रकार का ट्रांजिशन होगा जिसमें डेल्टा जे इज इक्वल टू 1 ± 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार के तो अलाउ होते हैं और ये क्या होते हैं, फॉरबिडन होते हैं। ये होता है घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए
सिलेक्शन रूल। सेकेंड हम बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर द्विप्रमाणिक अणु के एक सरल आवृत्ति दोलक के लिए ऊर्जा स्तर लिखिए। यानी ये क्वेश्चन हमारा है कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, थर्ड यूनिट है हमारी कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसमें एक अणु को जो द्विप्रमाणिक अणु है उसको एक सरल आवृत्ति दोलक के रूप में माना गया है। यानी जिस तरह से एक सरल आवृत्ति जो दोलक होता है वो कंपन करता है, ऑसिलेट होता है, उसी प्रकार से एक द्विप्रमाणिक अणु के अंदर भी ऑसिलेशन होता है। तो इसके लिए अगर किसी द्विपरमाणिक अणु को अगर सरल आवृत्ति दोलक माने तो उसके लिए ऊर्जा स्तर की अगर गणना करें तो कंपन की जो ऊर्जा होती है हमारे श्रोडिंगर समीकरण से कंपन की जो ऊर्जा दी गई उसकी वैल्यू होती है V प्लस सेंटीमीटर H C ओमेगा E बार। ये हमारे लिए V वाइब्रेशन E वाइब्रेशन की वैल्यू है, जहां V बराबर है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, कंपन क्वांटम संख्या। V क्या है? कंपन क्वांटम संख्या। जैसे घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए क्या थी, स्पेक्ट्रम के लिए जो J थी वो घूर्णन क्वांटम संख्या है, उसी तरह से इसमें क्या है, V बराबर क्या है, कंपन क्वांटम संख्या। अब यहाँ पर V इज ए सरल आवृत्ति दोलक के लिए हम अगर ऊर्जा स्तर की बात करें तो V की वैल्यू 1 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रखने पर हमारे पास क्या मिलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा स्पेक्ट्रमी लाइन प्राप्त होती है। तो E इज इक्वल टू E वाइब्रेशन इज इक्वल टू अगर V की वैल्यू हम क्या रखें, V क्वांटम संख्या 0 रखे तो 0 प्लस 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा HC ओमेगा बार E, और यहाँ पर क्या होगा, ये मिल जाएगा हमारे पास। अगर सॉल्यूशन करें इसका तो क्या हो जाएगा 1/2 HC ओमेगा E। अब अगर V इज इक्वल टू हमारा 1 वैल्यू पुटअप करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ HC ओमेगा बार E, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको अगर सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर 3/2 HC ओमेगा E, और V इज इक्वल टू 2 रख दिया जाए तो E वाइब्रेशन हमारे पास 2 प्लस हाफ क्या हो जाएगा HC ओमेगा बार E। अब देखो 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा, 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, वाइब्रेट क्या हो जाएगा 2, और यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले 1 से डिवाइड करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 5, और यहाँ हो जाता है HC ओमेगा बार E। इसके बाद अगर बात करें तो V इज इक्वल टू 3 रख दिया जाए तो E वाइब्रेशन का कैलकुलेशन करने पर 3 प्लस 2 अपॉन HC ओमेगा 3 प्लस हाफ ओमेगा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ये 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 3 प्लस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा HC ओमेगा E। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आती है यानी हाफ 3/2 5/2 3, और इस तरह अगर आप अलग अलग 3 से अगर यहाँ पर के तो 7/2 9/2 और 13 यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/2 HC ओमेगा E, और यहाँ पर भी हो जाएगा HC ओमेगा बार E। तो यहाँ पर ये हमारे पास स्पेक्ट्रमी लाइन मिलती है 1/2 HC ओमेगा E। तो ये जो होती है एक सरल आवृत्ति दोलक के लिए स्पेक्ट्रमी लाइनें जो हमें मिलती हैं इनका मान ये 9/2 ये होता है। अब अगर हम यहाँ से शून्य बिंदु ऊर्जा की बात करें, ये स्पेक्ट्रमी लाइन या स्पेक्ट्रमी लाइन के लिए ऊर्जा का मान हमारे पास ये मिलता है। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ जो होगा वो परवलय के रूप, एक सरल आवृत्ति दोलक जो होता है उसके लिए जो ग्राफ होता है वो एक परवलय के रूप में होता है। परवलय के रूप में मतलब इस तरह से हमें ग्राफ मिलता है। अंतरनाभिकीय दूरी और हम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है
यानी अंतर्नाभिकीय दूरी बढ़ने पर इसके लिए एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है, और एनर्जी की वैल्यू बढ़ने पर ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ परवलय के रूप में ग्राफ मिलता है। और यहाँ जो ये ग्राफ मिल रहा है, यहाँ आर इक्विवेलेंट यानी साम्य अवस्था पर कोई अणु है तो उसके अंतर उनके बीच की जो दूरी होती है, बंध की दूरी जो होती है, बंध दूरी होती है, वो आर इक्विवेलेंट के बराबर होती है। अब जैसे जैसे इसके अंदर प्रत्यानयन बल की मात्रा यानी बढ़ती है, यानी इसमें खिंचाव होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। और यहाँ पर जो स्पेक्ट्रमी लाइन हमें मिल रही है, ये यहाँ पर V = 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 0 पर हमें जो स्पेक्ट्रमी लाइन मिलती है वो कितनी मिलती है, 1/hc ओमेगा ई, 3/2 hc ओमेगा ई, 5/2 hc ओमेगा ई और 7/2 hc ओमेगा ई, और इसी तरह से इन बार 9/2 hc ओमेगा ई बार, और यहाँ पर 11/2। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इस प्रकार की स्पेक्ट्रमी लाइन देखने को मिलती है जिसकी वैल्यू 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 यानी हाफ बढ़ती है, यानी स्थिर है, कांस्टेंट है। ये जो अंतर हो रहा है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि V = 0 यानी जब अणु कहाँ पर है और 0 ऊर्जा स्तर पर है, एनर्जी लेवल पर है, तब भी इसमें कुछ ना कुछ कंपन की ऊर्जा रहती है। और कंपन की ऊर्जा कितनी रहती है, हाफ hc ओमेगा, इतनी ऊर्जा इसमें रहती है। यानी इस ऊर्जा को कहा जाता है शून्य बिंदु ऊर्जा। कंपन की ऊर्जा अगर 0 लेवल पर भी है तो उसमें कुछ ना कुछ कंपन की ऊर्जा रहेगी। जब एक आप उस अणु को क्या मान रहे हो, सरल आवर्ती दोलक मान रहे हो, तो उसके लिए कंपन ऊर्जा स्तर ये इस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक द्विपरमाणुक अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक द्विपरमाणुक अणु के लिए विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा व विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा। तो द्विपरमाणुक अणु के लिए विशुद्ध रमन स्पेक्ट्रा, विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के लिए बात करें, फर्स्टली किसी द्विपरमाणुक अणु के लिए विशुद्ध रमन घूर्णन स्पेक्ट्रा। और रमन का मतलब होता है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल पर किसी विकिरण को आपतित करवाते हो तो उस विकिरण की आवृत्त ऊर्जा का मान जो है h/μ0 है, और वह एनर्जी की जो विकिरण है वो इसके मॉलिक्यूल के साथ, यानी जो फोटोन होते हैं वो इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, और इंटरेक्शन के बाद एनर्जी क्या होती है, परिकिणित हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। अब ये जो एनर्जी विकिरण जो है परिकिणित हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपतित विकिरण की समान ही है तो ऐसे प्रकीर्णन को रमन ने रेले प्रकीर्णन कहा, और रेले प्रकीर्णन कहा। और अगर डेल्टा एच यानी न्यू की वैल्यू में, μ0 की वैल्यू में या तो कमी होती है या तो वृद्धि होती है या कमी होती है, तो इस प्रकार को उन्होंने स्टोक और एंटी स्टोक लाइन से डिफाइन किया, एंटी स्टोक लाइन से डिफाइन किया। और स्टोक और एंटी स्टोक में मतलब स्टोक लाइन क्या होगी, अगर यदि क्या हो रहा है, एनर्जी की वैल्यू के मान या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उन विकिरणों स्पेक्ट्रमी लाइन को स्टोक लाइंस कहा। और अगर एनर्जी यानी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम होती है तो वहाँ पर एंटी स्टोक लाइन की बात की गई। ये था रमन इफेक्ट, यानी रमन ने ये प्रभाव, यानी रमन जो थे उन्होंने ये समझाया कि जब कोई द्विपरमाणुक अणु है उसमें से जब विकिरण को डाला जाता है तो विकिरण आप परिकिणित होती है, और इस तरह की रेले परिकिरण स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब है जब अब रमन के अकॉर्डिंग ये था। अब क्या करते हैं हम, विशुद्ध रमन घूर्णन स्पेक्ट्रम की बात करें तो घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए हमारे पास जो ऊर्जा स्तर दिया गया था श्रोडिंगर समीकरण से, जो इक्वेशन हमारे पास आई थी वो थी J+1। अब यहाँ पर रमन के अकॉर्डिंग ये होता है कि एनर्जी लेवल 0 से, अब देखो सिलेक्शन रूल क्या कहता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल कहता है कि कोई अणु जो है वो एनर्जी लेवल
जे इज इक्वल टू 0 से ट्रांसमिट होकर जे प्लस 2 में जाता है, यानी 1 में ट्रांसमिट नहीं होकर यहाँ से 0 से कहाँ जाता है, प्लस 2 में जाएगा। जे प्लस 2 में ट्रांसमिट होता है, ये हो गया 1, तो ये हो गया 2, और 2 से कहाँ जाएगा, 4 में जाएगा, 4 से कहाँ जाएगा, 6 में। तो इस तरह से हम अगर घूर्णन ऊर्जा स्तर की बात करें तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि 0 से 1 में जाएगा, 1 से फिर 2 में जाएगा, और यहाँ ऐसा नहीं होता है, 0 से कहाँ ट्रांसमिट होता है, 2 में। तो यहाँ पर अगर हम इसके लिए डेल्टा ई निकालें या डेल्टा न्यूबार की बात करें, घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम की बात करें, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो अब J से J प्लस 2 में जा रहा है, तो यहाँ हम डेल्टा ई अगर निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी जे प्लस 1, और माना कि ये जो है हमारे पास जे डबल डैश, और ये हो गया हमारे पास जे डैश। में रखना है जे प्लस 2 और जे डबल डैश की जगह रखना है 0। तो यहाँ पर कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, 0 से जे प्लस 2 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे माइनस जे बी जे डबल डैश अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी जे की जगह हम क्या रख देते हैं, जे प्लस टू प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी 0 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो बी जे प्लस, और जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे और जे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को हम जे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, जे क्या यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3 ना, क्योंकि जे प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, जे को जे से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो जे प्लस 2 जे प्लस 3 माइनस क्या हो गया 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो बी जे स्क्वायर, जे से जे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस जे को 3 से किया तो 3 जे, अब 2 को जे से करने पर क्या हो जाएगा, 2 जे प्लस 2j, और 2 को 3 से करने पर क्या हो जाएगा 6। ये जे को जे से किया तो जे स्क्वायर, जे को 3 से किया तो 3j, फिर 2 को 2 से किया तो 2j, और फिर 2 को से किया तो 3 बचा 6। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा बी जे स्क्वायर प्लस 3j, और 2j क्या हो जाएगा 5j, और प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 2j प्लस से जो डेल्टा ई बार हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास 2j प्लस, ये होता है हमारे पास घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के लिए फर्स्ट लाइन, और वो हमें मिलती है 6
बी, यानी जे की वैल्यू अगर 0 रखे या जे की वैल्यू हम क्या रखें 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट लाइन मिलती है वो कितनी मिलती है 6b। उसके बाद हमारे पास जो लाइन आती है वो मिलती है 10b। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास 10b के पास हमारे पास कितनी आती हैं 14b, और 14 के बाद हमारे पास कितनी मिलती है 14b, और 14b के बाद हमारे पास 18। इस तरह से यहाँ 4b का डिफरेंस रहता है। वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है परंतु डिफरेंस कितने का रहता है 4b का डिफरेंस रहता है। ये होता है हमारा विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। और घूर्णन स्पेक्ट्रा में क्या होता है सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि ट्रांजिशन क्या होगा 0 से 1, 1 से 2। और यहाँ घूर्णन स्पेक्ट्रा घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा क्या कहता है कि ट्रांजिशन कहाँ होगा 0 से 2 में। अब यहाँ पर अगर यहाँ बात करें कि कोई अणु यहाँ पर है 0 में है और जे से 2 में जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो 0 से जब 2 में ये ट्रांसमिट करेगा तब एनर्जी को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा और फर्दर वहाँ आपकी स्टॉक फर्दर अपने एनर्जी लेवल 0 में ना आकर 1 में आ रहा है। तो अब यहाँ एनर्जी की वैल्यू डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई, यानी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। यानी आपतित विकिरण की तुलना में प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति जो होती है वो क्या होगी एनर्जी ज़्यादा है तो आवृत्ति भी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार की जो लाइन हमें मिलेगी यहाँ पर जो हमें लाइन मिलेगी वो कौन सी होती है स्टॉक लाइन होती है। और अगर यहाँ से कहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है 0, हम माना कि हमारे पास जो अणु है वो एनर्जी लेवल 1 में है और एनर्जी लेवल 1 से वो ट्रांसमिट होता है 2 में और 2 से कहाँ आ रहा है 0 में आ रहा है। तो यहाँ हमें जो लाइन मिलती है वो कौन सी होती है एंटी स्टॉक लाइन मिलती है। और एंटी स्टॉक लाइन में बहुत कम मिलती है या प्रायोगिक रूप से कम प्रेक्षित होती है क्योंकि को बहुत कम मात्रा में अणु जो होते हैं वो एनर्जी लेवल 1 पर या एनर्जी लेवल 2 पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये होता है घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। सेकेंड हम बात करते हैं विशुद्ध रमन। सेकेंड हम बात करते हैं विशुद्ध घूर्णन विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा। तो विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा की बात करें तो विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर हम फर्स्टली सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। तो डेल्टा वी जो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल कहता है +-1 होता है और ये डेल्टा वी +-1 +-2 +-3 भी होता है। जो सरल आवृत्ति के लिए मिलता है वो +-1 मिलता है और अनावृत्ति के लिए जो मिलता है 0 +-। तो रमन स्पेक्ट्रा यानी कंपन रमन के अंदर 0 +-2 और +-3 होगा। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड हमें जब +-1 होता है यानी 0 +-1 जब होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +-1 होने पर जो हमें बैंड मिलता है उस बैंड को कौन सा बैंड कहा जाता है फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। और जब हमें +-2 मिलता है तो उस बैंड को कौन सा बैंड बोलते हैं ओवरटोन बैंड कहते हैं। और अगर +-3 वैल्यू मिलती है तो उस बैंड को हॉट बैंड कहा जाता है। यहाँ पर क्या होगा एनर्जी लेवल। अब रमन की बात करें तो रमन के अंदर क्या रमन के अकॉर्डिंग क्या था कि जब अणु ट्रांसमिट होगा कहाँ से 0 to 1 में ट्रांसमिट हो रहा है या 0 to 2 में जा रहा है या 0 to 3 में ट्रांसमिट हो रहा है तो क्या होगा ये एनर्जी लेवल ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके 2 से कहाँ जा रहा है 2 में जाने पर अब 2 से वापस ट्रांसमिट होता है कहाँ पर पहले 0 से 2 में जा रहा है 0 से 1 में जा रहा है और 1 से वापस फर्दर एनर्जी को एमिट करता है या प्रकीर्णित करता है और कहाँ पर आ रहा है 0 में ही आ रहा है। तो डेल्टा अगर हम E की वैल्यू की बात करें तो E फाइनल होगा इनिशियल यानी h0 ही मिलता है। फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमें प्रकीर्णन मिलता है उस प्रकीर्णन को रेडियो प्रकीर्णन कहते हैं। और अगर एनर्जी के
अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से मॉलिक्यूल ट्रांसमिट होके 1 में आ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, एनर्जी का वैल्यू बढ़ गया, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, तो ये जो लाइन मिलेगी इसको स्ट्रोक लाइन कहा जाएगा। यानी यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई तो इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोक लाइन। और स्ट्रोक लाइन यानी पॉजिटिव होगा। और अगर यहाँ से माना कि अणु जो है वो 0 में ना होकर 1 में है और 1 से कहाँ आ रहा है, वहाँ पर 3 में ट्रांसमिट होकर वापस कहाँ पर आ रहा है, 0 में आ रहा है, तो यहाँ एनर्जी क्या हो गई, इनिशियल से क्या हो गई, कम हो गई, तो यहाँ माइनस यानी डेल्टा जो पॉजिटिव यहाँ बढ़ गई और इसको कहा जाता है स्ट्रोक लाइन, तो यहाँ कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन होती है, एंटी स्ट्रोक, ये रमन के अंदर होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मुन्नर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यहाँ पर जो डेल्टा V इजिकल टू V 0 से, यहाँ पर कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ लिया है कि अगर अणु जो है V इजिकल टू 0 से 1 में ट्रांसमिट होता है तो हमें जो बैंड मिलता है वो 1 - 2xe ओमेगा E सेंटीमीटर इनवर्स मिलता है। अब अगर 0 से 2 में ट्रांसमिट होता है तो 1 - 3xe 2 ओमेगा E मिलता है। इसी तरह यहाँ पर 0 से 3 में ट्रांसमिट होता है तो 1 - 4xe 3 ओमेगा E सेंटीमीटर इनवर्स ओमेगा E सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस बैंड को क्या बैंड, कौन सा बैंड कहा जाता है, इस बैंड को फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। अब यहाँ पर जो बात आती है डेल्टा V इजिकल टू, अब अगर इसके अंदर ये जो हमें बैंड मिला है, यहाँ ये स्ट्रोक लाइन, अगर यहाँ माइनस के अंदर डेल्टा हमें V एक्सटर्नल जो होता है यानी डेल्टा E पॉजिटिव होगा जब स्ट्रोक लाइन मिलेगी और डेल्टा E नेगेटिव होता है जब हमें क्या मिलती है, एंटी स्ट्रोक लाइन या प्रति स्ट्रोक लाइन मिलती है। और इस प्रकार के बैंड हमें प्राप्त होते हैं। ये जो बैंड होते हैं हॉट और ओवरटोन बैंड बहुत कम प्रेक्षित होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी लेवल 0 से 2 में और 0 से 3 में बहुत कम मात्रा में ट्रांसमिट होते हैं। यानी 0 से 1 में ये ट्रांजिशन इजीली होता है। ये होता है विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा के लिए ऊर्जा स्तर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम से मिलती है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति। लास्ट हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, देखो कोई मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है यूवी वेव्स यानी जो पराबैंगनी क्षेत्र है और दृश्य तरंगे यूवी विजिबल में दृश्य तरंगों के अंदर क्षेत्र के अंदर अगर वो ट्रांजिशन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन अवशोषण करता है, तो क्या होगा, इस क्षेत्र में अवशोषण करने पर यानी यूवी और दृश्य तरंगों को अवशोषित करता है तो अणु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यूवी और विजिबल रेज के अंदर जो अणु होगा उस अणु के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लोअर निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके निम्न से कहाँ जाते हैं, उच्च में जाते हैं। और निम्न से जब ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के कारण हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। और ये जो स्पेक्ट्रम कहलाता है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से हुआ है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। या इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है जब एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके, तो इस कहाँ किसकी उत्पत्ति होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति प्रदर्शित होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए इतनी एक एनर्जी लेवल दिया
अब इतना ज़्यादा होता है कि इसके अंदर कंपन, इसमें अगर किसी अणु में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, तो उसमें कंपन स्पेक्ट्रा और कंपन के साथ साथ उसमें रोटेशन यानी घूर्णन स्पेक्ट्रा भी देखने को मिलता है, क्योंकि घूर्णन स्पेक्ट्रा के अंदर बहुत कम एनर्जी या कम आवृत्ति की ऊर्जा विकिरणों का उपयोग होता है। इसलिए ये दोनों कभी कभी कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रम भी देखने को मिलते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। नेक्स्ट अब इसी क्वेश्चन के अंदर बात करें तो 1,3 ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा 1,3 ब्यूटाडाइन का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या होगा, CH 1 2 3 और 4, यानी 4 कार्बन है, ब्यूट है तो 4 हो जाएगा। अब 1,3 यानी एक बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, इधर, तो ये हो जाएगा CH2 CH और CH और CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन। अब 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर मेनली कौन सा ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। साथ ही सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर इसमें पाई बंध उपस्थित होने के कारण संयुग्मी पाई बंध उपस्थित होते हैं इसमें, यानी संयुग्मन में होते हैं। और 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर तो पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और ये 270 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, 270 नैनोमीटर पर ये प्राप्त होता है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इसमें प्रदर्शित होता है। जब 1,3 ब्यूटाडाइन का n हेक्सेन में सॉल्यूशन बनाया जाता है तब हमें 217 यानी 270 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होता है। अब अगर इसका बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर 1,3 ब्यूटाडाइन में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और इस तरह यहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इसलिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में यहाँ पर एनर्जी कम ऊर्जा की जो विकिरण या उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का अवशोषण प्रदर्शित होता है। तो ये हो गया हमारा पेपर फर्स्ट का पार्ट बी का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इन पार्ट बी के क्वेश्चन में कुछ अथवा क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, 5 यूनिट के अंदर वो हम देखेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हम केमिस्ट्री मॉडल पेपर फर्स्ट को सॉल्व किया था, जिसमें हमारा केमिस्ट्री मॉडल पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है वो सॉल्व हो गया था और पार्ट बी का हम सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है यूनिट फर्स्ट से घूर्णन स्पेक्ट्रा में समस्थानिक प्रभाव और घूर्णन स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता को समझाइए या इन दोनों पर टिप्पणी लिखिए। किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रा में समस्थानिक प्रभाव की बात करें तो घूर्णन स्पेक्ट्रा जो होता है उसके लिए कार्बन एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो आंसर फ्रेमिंग कैसे होगी कि घूर्णन स्पेक्ट्रा में समस्थानिक प्रभाव का क्या प्रभाव, समस्थानिक का क्या प्रभाव होगा। तो घूर्णन स्पेक्ट्रा के अंदर समस्थानिक का प्रभाव होगा, क्योंकि घूर्णन स्पेक्ट्रा जो होता है वो बी जो ऊर्जा होगी वो किस पे डिपेंड करती है, यहाँ से हम निकालेंगे। जो ऊर्जा होती है वो किस पे डिपेंड, यानी श्रोडिंगर समीकरण से जब हमारे पास ऊर्जा आई थी वो क्या थी, BJ+1, और जो बी यानी घूर्णन स्थिरांक जो है इस पे डिपेंड करती है E, और जो B होता है उसकी वैल्यू क्या होती है H/8π² IC। अब यहाँ पर I है जड़त्व आघूर्ण और I जो है वो होता है μr², और यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण हो गया। अब यहाँ देखें तो इसके R में, क्योंकि घूर्णन करते हुए अणु के बंध लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यहाँ परिवर्तन कहाँ पर आएगा, म्यू में चेंजेस आ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास म्यू क्या होता है, म्यू हमारा होता है m1 m2 सामान्य द्रव्यमान m1 + m2, यानी यहाँ m1 चेंज हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर एग्जाम्पल
एग्जांपल लेकर बात करें तो यहाँ अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उस कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन 12 और कार्बन 16 से मिलकर बनता है। अब ये जो कार्बन 12 है इस कार्बन को इसके कार्बन 13 से मैं प्रतिस्थापित कर दूं तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन 12 के लिए M1 की वैल्यू अलग होगी और कार्बन 13 के लिए M1, क्योंकि 13 का मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 13 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 12, यानी M1 चेंज हो रहा है तो म्यू भी चेंज होगा। अब अगर M1 ज़्यादा है यहाँ पर म्यू क्या होगा 12 जो है म्यू क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसके लिए क्या होगा कम होगा इसकी तुलना में, यहाँ ज़्यादा होगा। अब म्यू क्या होगा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी जो है वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से वैल्यू निकाले तो अगर कार्बन जो 12 मोनोऑक्साइड और कार्बन 13 मोनोऑक्साइड, तो कार्बन 12 मोनोऑक्साइड के लिए म्यू जो होगा वो क्या होगा एज कम्पेयर टू कार्बन 13 में कम होगा और आई यहाँ पर कार्बन 13 के लिए क्या होगा म्यू ज़्यादा होगा और ये म्यू ज़्यादा है तो आई की वैल्यू, म्यू कम है तो आई की वैल्यू भी कम। अब यहाँ पर म्यू कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमने बी डैश कर दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड 12 के लिए हमने बी डैश लिख दिया। और यहाँ पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया हमारा बी डैश 1/i और अगर यहाँ पर ये हो गया आई डैश, और अगर कार्बन 13 के लिए बात करें तो यहाँ पर ये हो गया हमारा बी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई के। अब यहाँ पर ये आई जो है बी डैश यानी कार्बन मोनोऑक्साइड 12 और ये हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड 13। तो यहाँ पर B12 यहाँ B की वैल्यू जो है आई जो है कार्बन 12 के लिए आई क्या होता है कम एज कंपेयर टू कार्बन 13, तो बी क्या होगा ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ये आई जो है कार्बन 13 के लिए ये क्या होगा अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कम। तो यहाँ से हमारा रिलेशन निकलता है कि बी में कार्बन 13 होने पर घूर्णन स्थिरांक के मान में कमी होती है तो ऊर्जा के मान में भी कमी होगी और बी यानी कार्बन 12 में ऊर्जा का मान बी का मान ज़्यादा होता है अर्थात ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होता है, एनर्जी भी ज़्यादा, यानी स्पेक्ट्रमी लाइन का डिफरेंस करें या स्पेक्ट्रमी लाइन जो हमें मिलेगी उसके लिए एनर्जी जो मिलेगी वहाँ पर ई के लिए तो क्या होगी जो एनर्जी लाइन हम देखेंगे ज्ञात करेंगे तो ई यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड 13 है उसके लिए कम होगी जबकि कार्बन 12 है उसके लिए क्या होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि बी का मान यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है क्योंकि यहाँ आई की वैल्यू कम है। तो इस तरह से सम स्तर यहाँ एनर्जी लेवल या एनर्जी को यानी जो हमारी ऊर्जा स्तर मिलते हैं स्पेक्ट्रमी लाइन जो हमें मिलती है उसको कौन प्रभावित करता है सम स्थानिक प्रभावित करता है। या क्यों प्रभावित करता है क्योंकि म्यू चेंज हो जाता है और म्यू आई को प्रभावित करता है जड़त्व आघूर्ण को, और जड़त्व आघूर्ण परिवर्तित होने से ऊर्जा यानी घूर्णन स्थिरांक परिवर्तित होता है जिससे ऊर्जा का मान भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे क्लियरिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी के अंदर घूर्णन स्पेक्ट्रम की तीव्रता। घूर्णन स्पेक्ट्रम की तीव्रता फर्स्टली 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला कि उसके अंदर घूर्णन स्पेक्ट्रम के अंदर देखो फर्स्टली तो डिपेंड करती है कि उसमें जो अणु स्तर है जो संक्रमण स्तर है उसके अंदर अणुओं की संख्या कितनी है। जितनी ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम पढ़ते हैं सिद्धांत पढ़ते हैं उसके अंदर यानी अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी ट्रांजिशन उतने ज़्यादा होंगे, ट्रांजिशन जितनी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी यानी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है अणुओं की संख्या। सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अणु के अंदर सेकेंड जो बात होगी हमारे पास अणु की मात्रा यानी जो आप अणु ले रहे हो उस पदार्थ ले रहे हो उस पदार्थ की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। यानी पदार्थ की अगर मात्रा अधिक है तो अवशोषण अधिक होता है और अवशोषण अधिक होने पर यहाँ पर तीव्रता के मान में इंटेंसिटी के मान में क्या आती है कमी आती है। तो इस तरह से स्पेक्ट्रमी लाइन की जो तीव्रता होती है इंटेंसिटी होती है वो पॉपुलेशन और पदार्थ जो लेते हो अणु जो लेते हो उनकी मात्रा
मात्रा पे भी डिपेंड करता है। ये हम बेयर लैम्बर्ट लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं। यानी अवशोषण की मात्रा में अगर कमी आएगी तो अवशोषण की मात्रा बढ़ेगी, मात्रा बढ़ने पर अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है और उससे इंटेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, गुण बल नियतांक पद को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो बल नियतांक जो होता है, बल नियतांक वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, वो बल नियतांक जो होता है कि वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है F पर डिपेंड करता है, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बंध ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो बल नियतांक हुक के नियम के अनुसार जो प्रत्यानयन बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x से, और हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाती है -kx, और अगर x में 1 सेंटीमीटर ले लो तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या किसके इक्वल हो जाता है, k के। यानी जो प्रत्यानयन बल या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बल नियतांक के बराबर होती है। तो बल नियतांक जो है, इस बल नियतांक की गणना आप k इजिकल टू, अगर हम यहाँ पर साम्य कंपन की आवृत्ति और इसके बीच में रिलेशन निकाले तो ये होता है 2πc 1/म्यू। तो यहाँ से भी आप क्या फाइंड कर सकते हो, k की गणना, यानी म्यू c और 2π कांस्टेंट है, और आवृत्ति को फाइंड करके आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। साथ ही अगर यहाँ इसी से एक समीकरण हमारे पास और आता है, k इजिकल टू 4π² v² c² और म्यू। इस समीकरण के द्वारा आप किसकी गणना कर सकते हो, यानी आपको अगर म्यू की वैल्यू यानी कंपन की आवृत्ति की वैल्यू आपको दी जाए, और यहाँ पर म्यू बराबर होता है हमारे पास m1 m2/m1 + m2, ये वैल्यू अगर हमारे पास होती है तो आप बल नियतांक की गणना कर सकते हो। तो इस समीकरण के द्वारा या इसके द्वारा हम बल नियतांक की गणना कर सकते हैं। बल नियतांक के उपयोग की बात करें, सेकेंड आपके सी के अंदर क्वेश्चन है, बल नियतांक का उपयोग। बल नियतांक का उपयोग बंध की जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानने के लिए किया जाता है, क्योंकि बल नियतांक जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बंध की ऊर्जा पे निर्भर करती है, यानी इसके द्वारा आणविक संरचना बंध ऊर्जा की गणना भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, रमन स्पेक्ट्रा के संबंध में ध्रुवणता की संकल्पना। जो ध्रुवणता की संकल्पना है रमन स्पेक्ट्रा के अंदर, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जब किसी अणु को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो ये जो अणु होता है ये यहाँ पर क्या कर देता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जो नाभिक होता है वो तो इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज की साइड, और जो नेगेटिव यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, जिससे इसके अंदर दो प्रकार के पोल डेवलप होते हैं, यानी इसमें अणु में प्रेरित ध्रुवण आ जाता है, म्यू डेवलप हो जाता है। और ये प्रेरित जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये किस पे डिपेंड करता है, अल्फा यानी ध्रुवणता और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है उस पे डिपेंड करता है। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे पोल उतने ही ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप होंगे और उतने ही ज़्यादा उसकी ध्रुवणता होगी। तो म्यू का वैल्यू यानी द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होता है। ई की वैल्यू जो होती है वो, अब अगर यहाँ पर जो ई की वैल्यू होती है E0 sin 2π v वाइब्रेशन के बराबर होती है। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी के अणु के लिए। और अगर हम यहाँ पर अगर किसी कंपन इसमें ध्रुवण की संकल्पना में हम कंपन के प्रभाव को पढ़े, तो कोई अगर अणु घूर्णन करता है या कंपन कर रहा है तो कंपन करने के दौरान उस अणु की ध्रुवणता के अंदर क्या परिवर्तन आता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो ध्रुवणता होती है किसी कंपन करते हुए अणु के लिए जो ध्रुवणता होती है अल्फा इजिकल टू α0 प्लस साइन 2π v वाइब्रेशन
टी मिलती हैं। और अगर यहाँ से हम म्यू डाइपोल मोमेंट निकाले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा नॉट, म्यू इज इक्वल टू होता है अल्फा ई और बीटा साइन 2 पाई वी वाइब्रेशन टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ई नॉट साइन 2 पाई वी वाइब्रेशन टी। और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है कॉस, यहाँ से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आती है कॉस 2 पाई वी माइनस वी वाइब्रेशन टी माइनस कॉस 2 पाई वी प्लस वी वाइब्रेशन टी। यानी और इस लाइन से यहाँ से इस समीकरण से अगर हम समझे तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो पोर्शन हमें मिलता है, ये पोर्शन स्टोक्स लाइन को डिनोट करता है और वी वाइब्रेशन वी प्लस ये एंटी स्टोक लाइन को डिनोट करता है। यानी यहाँ पर आवृत्ति का मान क्या होता है, स्टोक लाइन के अंदर जो होगा आवृत्ति का मान, यहाँ पर ये एंटी स्टॉक लाइन को डिनोट करता है और ये स्टॉक लाइन को, क्योंकि एंटी स्टॉक लाइन में आवृत्ति का मान कम होता है और यहाँ पर स्टॉक लाइन के अंदर आवृत्ति का मान अधिक होता है। तो इस तरह से ये हमारा किसके अंदर कंपन का प्रभाव किस पर, ध्रुवणता पर प्रदर्शित होता है। इसी तरह से अगर हम घूर्णन का प्रभाव देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू जो इसके लिए ध्रुवणता की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है और यहाँ आ जाता है 2R2VRT। ये वैल्यू आती है हमारे पास किसके लिए, ध्रुवणता रोटेशन के लिए, यानी घूर्णन के प्रभाव के लिए। और घूर्णन के प्रभाव के लिए जब हम इसकी गणना करते हैं तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी क्या होगा 2VR और यहाँ 2 पाई हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी 2 पाई और यहाँ हो जाता है 2VR। तो यहाँ पर ये 2VR एक्स्ट्रा होता है और सेम एज इट इज उसके अंदर भी क्या होगा, ये स्टॉक लाइन को बताती है और ये एंटी स्टॉक लाइन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रैंक कॉंडन सिद्धांत, फ्रैंक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा थ्योरी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रैंक कॉंडन सिद्धांत जो क्या कहता है, फ्रैंक कॉंडन सिद्धांत ग्राफ डिनोट करता है अंतरनाभिकीय दूरी और किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो फ्रैंक कॉंडन सिद्धांत कहता है कि जब हम यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर घूर्णन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होते हैं तो उसके साथ साथ कंपन गतियाँ भी होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी तेज गति से होता है तो वो जो संक्रमण की जो अवधि होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन यानी लोअर से कहाँ जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसमिट होता है, तो इस दौरान ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना तेजी से होता है कि कंपन जो कर रहा है, जो अणु के अंदर कंपन हो रहा है, उस कंपन की गति के कारण उस अणु की जो बंध लंबाई है उस बंध लंबाई में परिवर्तन नहीं आता है। यानी जब यहाँ से ये यहाँ ट्रांसमिट होता है तो कंपन की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कंपन गति की तुलना में बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। और यानी इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अगर यहाँ पर फाइंड किया जाए तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने फाइंड किया कि जब कोई ये हमारा वी वाइब्रेशन V0 1 2 V0 1 2 और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा n इज इक्वल टू 0 से n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब ये इस
ट्रांजिशन यानी V0 से जब ये V0 में जा रहा है, यानी N0 से N1 में जा रहा है, तो ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है, ये देखो ये वाली बंध लंबाई और ये इसकी अंतर्नाभिकीय दूरी यानी बंध लंबाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो ये इतना तेजी से होता है कि कंपन गति के दौरान, इस अवधि में, संक्रमण की ये जो अवधि होती है, इसमें कंपन गति जो होती है उसमें उसकी बंध लंबाई में परिवर्तन नहीं हो पाता है। ये था फ्रैंक कॉन्डन सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा पेपर केमिस्ट्री मॉडल पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर केमिस्ट्री मॉडल पेपर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।